Okay, good morning, students. So today, in yesterday's class, we have discussed about the second law. ठीक है ना? The spontaneity, about the spontaneity and the Gibbs free energy. The Gibbs function we have studied that delta G is equal to delta H minus 3 delta S, हम already पढ़ चुके हैं. ठीक है ना? तो जो रिलेशन है डेल्टा जी का वही स्पॉन्टेनिटी को बताता है. ठीक है ना? डेल्टा जी ही हमारा स्पॉन्टेनिटी के बारे में पूरी की पूरी बात बताता है, क्योंकि उसने इन दोनों के इफेक्ट को क्या कर लिया है, यहाँ पर अपने में इंक्लूड कर लिया है. ठीक है ना? तो दोनों के इफेक्ट को इंक्लूड कर लिया है, इस वजह से डेल्टा जी जो है वो हमारा क्या है, एक ऐसा हमारे पास इस समय स्टेट फंक्शन है, या एक ऐसा स्टेट फंक्शन हमें मिला हुआ है. एक गिब्स फ्री एनर्जी ऐसा फंक्शन है जो कि हमें ये बता सकता है कि हमारा प्रोसेस अपने आप होगा या नहीं होगा. बस इसको देखना है और बताना है. तो दिस इक्वेशन कंसिडर्स बोथ द फैक्टर्स ऑफ स्पॉन्टेनिटी, हमने बोल दिया है. तो एक फैक्टर क्या है, डेल्टा एच, और दूसरा एक फैक्टर क्या है, डेल्टा एच. तो दोनों के दोनों फैक्टर को हमने देख लिया. ठीक है ना, कि डेल्टा एच नेगेटिव है तो भी हमारे लिए इक्वेशन होनी चाहिए, और डेल्टा एच पॉजिटिव है तो ये दोनों के दोनों हमारे लिए प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस बनाने वाले हैं. और अगर यही इसमें क्या जस्ट उल्टा हो जाएगा कि डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा और डेल्टा एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो पक्का है कि हमारा जो रिलेशन है, जो भी हमारा प्रोसेस है, वो क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा. लेकिन इन दोनों ला के अलावा जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं, जब दोनों के दोनों डेल्टा एच और डेल्टा एच दोनों नेगेटिव है, क्या उस समय पे मेरा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा. हाँ, या फिर दोनों के दोनों जब नेगेटिव है तो क्या उस समय पे, जब दोनों के दोनों मतलब पॉजिटिव है हमारा, क्या तब उस समय पे हमारा स्पॉन्टेनियस होगा नहीं होगा. वो डिपेंड करेगा कि इसके बीच में ये जो यहाँ पर जो एच माइनस टिल्डा डेल्टा एस ये चीज़ लिखी हुई है, ये हमारी क्वांटिटी कैसी जा रही है. अगर तो इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा, ये नेगेटिव है, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो गया, ये पॉजिटिव आया, इसका मैग्नीट्यूड कम है, तो वो प्रोसेस नेगेटिव हो जाएगा डेल्टा जी, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा. और जस्ट अपोजिट हुआ तो क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा. तो यही मैंने आपको कल बताया था कि अगर डेल्टा जी नेगेटिव है, दैट इज डेल्टा एच इज नेगेटिव एक्सोथर्मिक process, and delta S is positive, that is T delta S is negative, then the process will be spontaneous. ठीक है ना, प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस, क्योंकि डेल्टा एच नेगेटिव यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी अपने आप होती है, और डेल्टा एच अगर पॉजिटिव हो गया तो भी हमारी रिएक्शन अपने आप होती है. एंट्रोपी अपने आप इंक्रीज होती है. एंट्रोपी इंक्रीज होगी तो वो प्रोसेस हमारा फेवरेबल होगा, मतलब वो अपने आप होने वाला प्रोसेस होगा. इसलिए वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाएगा. जब भी डेल्टा जी क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा. इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा जी आपका पॉजिटिव यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन थी. ठीक है ना, ये रिएक्शन मेरी कैसी एंडोथर्मिक है. दूसरा डेल्टा एस नेगेटिव हो गया, तो यानी कि जो चीज़ कम अपने आप होता है, क्योंकि डेल्टा एस नेगेटिव अपने आप नहीं होता है, कोई भी चीज़ की रैंडमनेस कम अपने आप नहीं होती. उसको कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसमें स्टेबिलिटी लानी पड़ती है. स्टेबिलिटी लाने के लिए आपको एनर्जी उससे निकालनी पड़ेगी, और वो आप इजीली ऐसे नहीं निकाल सकते, आपको वहाँ पर एफर्ट करना पड़ता है. तो टी डेल्टा एस जो हो जाएगा हमारा, अगर डेल्टा एस नेगेटिव होगा और टी डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो डेल्टा जी अल्टीमेटली पॉजिटिव होने की वजह से नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया. लास्ट इज डेल्टा जी इज जीरो. अगर डेल्टा जी जीरो हो जाए, इसका मतलब एच और टी डेल्टा इन दोनों की क्या मैग्नीट्यूड सेम हो जाएंगे. ठीक है ना, अपोजिट मैग्नीट्यूड के साथ इन दोनों वैल्यूज सेम हो जाएंगी. जब आपने मान लो कि डेल्टा एच नेगेटिव था, ठीक है ना, लेकिन डेल्टा एच क्या था आपका, डेल्टा एच भी नेगेटिव था, और टी डेल्टा एच करा तो उसका जो जो मैग्नीट्यूड बन के आया वो डेल्टा एच के मैग्नीट्यूड के बराबर आया, बस अपोजिट आया, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा, जीरो. डेल्टा एच जीरो हो गया, तो उस समय पे हमारा प्रोसेस कैसी जो किस जगह पे होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा. कहाँ पे होगा, इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है व्हेन द प्रोसेस नाइदर प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और नॉट इट इज इन रिवर्स, नॉट इन रिवर्स डायरेक्शन, दैट इज इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम. ठीक है ना, तो अगर कोई प्रोसेस होना बंद हो जाए, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला था कि आपके पास जो चाय थी, ठीक है ना, उसका टेम्परेचर कितना था, उसका टेम्परेचर था 50 डिग्री सेल्सियस. बाहर का टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस. चाय ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद टोटल टेम्परेचर कितना हो गया इसका, 10 डिग्री सेल्सियस हो गया. बाहर का टेम्परेचर अभी भी 10 डिग्री सेल्सियस है. बाहर का टेम्परेचर बढ़ा क्यों नहीं, क्योंकि जितना अमाउंट यहाँ से यहाँ जा रहा था वो इवनली पूरे को पूरे यूनिवर्स में स्प्रेड हो जाता है. ऐसा मान के चल सकते हैं कि दोनों का प्रोसेस मान लेते हैं 11 डिग्री सेल्सियस भी हो गया, मान लो थोड़ा बढ़ भी गया अगर मान लेते हैं, तो 11 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद ना ही अब इसका टेम्परेचर कम होगा, ना ही इसका टेम्परेचर बढ़ेगा. ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इसका टेम्परेचर कैसे आ गए, एक इक्विलिब्रियम में आ गए. अब ना ही यहाँ पर से एनर्जी बाहर जाएगी, ना एनर्जी अंदर आएगी. ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या हो जाता है, हमारा इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, और इस पॉइंट पे आपका डेल्टा जी आप देखोगे तो कितना आएगा, जीरो आएगा. तो मतलब मैंने आपसे एक बात बोली, आपने देखा बाहर का टेम्परेचर कितना हो रहा है, 50 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, गर्मी हो रही है, गर्मियाँ बढ़ रही हैं. उस समय आप एक चाय लेके आए, वो भी कितने टेम्परेचर की थी, 50 डिग्री सेल्सियस की थी. तो क्या हुआ, अब इस समय पे ये भी 50 डिग्री सेल्सियस पे, ये भी 50 डिग्री सेल्सियस पे, क्या यहाँ पर कोई ट्रांसफर होगा, नहीं होगा. और अगर कुछ ट्रांसफर नहीं होगा तो वो किस जगह पे आ गया, इक्विलिब्रियम पे आ गया. तो मैंने आपको पहले भी ये बात समझाई थी कि जब बहुत देर तक हमें प्रोसेस ऐसा दिखता है कि वो चेंज नहीं कर रहा है, तो हम उसे क्या बुलाते हैं, इक्विलिब्रियम बुलाते हैं. लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि प्रोसेस में चेंज कुछ नहीं हो रहा है,
नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हो क्या रहा होगा कि हर समय थोड़ा सा टेम्परेचर ये अपना डिक्रीज कर रहा होगा, जिसकी वजह से इस बगल वाले का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा, मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और सराउंडिंग वापस इसमें हीट ट्रांसफर कर रहा होगा उतनी ही जितनी इसने यहाँ ट्रांसफर करी, ताकि इसका टेम्परेचर वापस उसके बराबर हो जाए। मतलब मान लो इसका टेम्परेचर और कम हुआ, मतलब ये टेम्परेचर अपना कम कर रहा था रेगुलरली, और कम हुआ 50 से 49 चला गया। तो बगल वाले ने कहा कि मेरा टेम्परेचर तो ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। ये कहेगा मेरा टेम्परेचर तो ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा फिर से अपना 1 डिग्री सेल्सियस लूज़ कर देगा। इसने अपना 1 डिग्री सेल्सियस लूज़ किया तो वापस से 50 हो गया, और ये फिर वापस 50 हो गया। तो मतलब होता ये रहेगा, लेकिन ये इतनी माइन्यूटली हुई और इतनी फास्टली, इतने छोटे अमाउंट में होता है कि जब हम देखते हैं तो क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि कोई चेंज नहीं हो रहा है, तब से कोई चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन बहुत माइन्यूटली अगर देखेंगे तो हमें दिखेगा कि हाँ चेंज हो रहा है। तो ऐसी पोजीशन को कि जब हमें ऐसा लगे कि हमारा जो सिस्टम है वो कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है, उसकी कोई क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है, टेम्परेचर ना प्रेशर ना कोई भी चीज़ चेंज नहीं हो रही है, उस समय पर हम चीज़ को क्या बोलते हैं कि वो इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है ना, जो हमारा प्रोसेस है वो कैसे आ गया, इक्विलिब्रियम पे आ गया। और इक्विलिब्रियम पे अगर कोई चीज़ है तो उस समय पर हमारा डेल्टा जी कितना आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है ना, हमारा डेल्टा जी कितना होता है, ज़ीरो होता है। तो अब हमें एक बात समझ में आ गई है कि अगर हमारा प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है तो हमारा डेल्टा जी जीरो होगा, और कोई भी उसमें प्रोसेस में फॉरवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन में कोई वर्क नहीं होगा। ठीक है ना, एक एग्जांपल मैंने और आपको और दिया था। क्या दिया था वो एग्जांपल, कि मान लो कि एक टैंक है आपका, ठीक है ना, यहाँ से एक इनलेट पाइप दे रखा है, ठीक है ना, यहाँ इसमें एक टेम्परेचर हाइट है, हाइट पे मान लो कि ये यहाँ पर 1 मीटर तक भरा हुआ है, ये 2 मीटर का टैंक था, ठीक है ना, 1 मीटर तक भरा हुआ है। यहाँ से पानी आ रहा है, कितना पानी आ रहा है कि इतना 1 मिनट में 10 लीटर पानी आ जा रहा है। ठीक है ना, 1 मिनट में 10 लीटर पानी आ रहा है इसके अंदर। ठीक है ना, और यहाँ एक छोटा सा होल हो गया है, इस जगह पर छोटा सा होल हो गया है, उसकी वजह से भी जो पानी गिर रहा है वो हर मिनट में कितना गिर रहा है, 1 मिनट में 10 लीटर पानी गिर जा रहा है नीचे। ठीक है ना, इस होल से। अब ये पानी यहाँ पर जब आपने अभी ये आपने मोटर ऑन करी, लेकिन आपके टंकी में क्या हो गया, छेद हो गया, आपके जो आपने ऊपर टैंक रखा है उसमें एक छेद हो चुका है। ठीक है ना, और आपने मोटर ऑन कर दी कि वो भर जाए, लेकिन क्या हुआ, आपने 10 बजे मोटर ऑन करी, आप गए 11 बजे, देखा कि मोटर ऑफ कर देती हूँ, भर गई होगी मेरी टंकी, और कोई वो नहीं आ रहा है, कोई इंडिकेशन नहीं आया अभी तक पानी गिरने का, इसका मतलब भरी नहीं है टंकी। तो आप गए ऊपर देखने, आपने देखा कि पहले भी इसकी हाइट कितनी थी, 1 मीटर, अभी भी 1 मीटर है। आपने कहा मैं पिछले 1 घंटे से पानी डाल रही हूँ, पानी बढ़ा ही नहीं। फिर आपने भी नीचे देखा, अच्छा यहाँ पर ये निकला हुआ है। ठीक है ना, तो इसका मतलब कि ये बात हमें, आपको क्या समझ में, आपको ये समझ में आई कि आपने जितना पानी, आप ऐसा नहीं था कि आपने पानी बिल्कुल भरा नहीं उसमें, नहीं आपने भरा, लेकिन पानी का जो हाइट थी वो क्या थी, एक इक्विलिब्रियम में थी, वो चेंज नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि जितना पानी आ रहा था उतना ही पानी निकल रहा था। ऐसे ही जितना यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है उतना ही टेम्परेचर घट रहा है, और ये सब काम कॉन्टिन्यूसली हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। तो इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन क्या हो तो हमेशा रहा होता है। ठीक है ना, इसी चीज़ को हम क्या बुलाते हैं, इस चीज़ को हम बनाते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, मतलब कि हो तो रहा है लेकिन हमें होता हुआ दिख नहीं रहा है। डायनामिक इक्विलिब्रियम तो है लेकिन डायनामिक है, चलता हुआ इक्विलिब्रियम है। ठीक है ना, तो ऐसे प्रोसेसेस में हम क्या बोलते हैं, डेल्टा जी कितना है, जीरो है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम में हमेशा याद रखेंगे डेल्टा जी क्या होता है, हमारा जीरो होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट चीज़ हमें क्या पढ़नी है, अब हमें कंक्लूजन पे आ जाते हैं। कंक्लूजन पे क्या आएंगे कि कब डेल्टा जी नेगेटिव होगा, कब डेल्टा जी पॉजिटिव होगा, डिपेंडिंग अपॉन द एच एंड पी, और टेम्परेचर पर डिपेंडेंस भी है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर का भी रोल है इस रिलेशन में। तो देखते हैं कि जब मेरा एच नेगेटिव है और डेल्टा एच पॉजिटिव है, जब मेरा एच नेगेटिव है और डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। तो अब चाहे टेम्परेचर ज़्यादा हो चाहे कम हो, ओवरऑल वैल्यू क्या आने वाली है, नेगेटिव। तो इसका मतलब टेम्परेचर की कोई वैल्यू हाई या लो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। इस वाली कॉन्फ़िगरेशन में टेम्परेचर की कोई भी वैल्यू हो, प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। अब जस्ट उल्टी कर दी हमने कि वो कॉन्फ़िगरेशन पलट दी एकदम, कि क्या डेल्टा एच को हमने लिख दिया पॉजिटिव, और डेल्टा एच को क्या कर दिया हमने, नेगेटिव कर दिया। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, और डेल्टा एस नेगेटिव है तो मल्टीप्लिकेशन पे आंसर कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो पक्का है कि ये दोनों पॉजिटिव आने वाले हैं। अब टी चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ये वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो क्या होगा, कोई भी किसी भी टेम्परेचर पे अगर ये कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी कि जी हमारा कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है ना, नेक्स्ट अगली जो सिचुएशन है वो क्या है, अब यहाँ पर डेल्टा एच तो नेगेटिव है, मतलब ये तो हमारा फेवरेबल है स्पॉन्टेनियस होने के लिए, और डेल्टा एच भी नेगेटिव हो गया, लेकिन ये अनफेवरेबल है। लेकिन हमने क्या देखा कि टेम्परेचर जो था वो क्या था, वो लो था। टेम्परेचर लो था तो ये जो पॉजिटिव वैल्यू है वो कैसी होगी, छोटी वैल्यू होगी, और ये नेगेटिव वैल्यू कैसी होगी, बड़ी। यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू बड़ी है और जो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है वो कैसी है, छोटी है।
ठीक है ना। डेल्टा एस नेगेटिव होने की वजह से टी डेल्टा एस जो पॉजिटिव आ रहा है, टी डेल्टा एस जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है, छोटा आ रहा है। तो ये नेगेटिव वाला वैल्यू बड़ा है, पॉजिटिव वैल्यू जल्दी छोटी है, तो इसका सम करेंगे तो आंसर कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। डेल्टा जी जैसी नेगेटिव दिखेगा तो क्या दिखेगा, आपका प्रोसेस कैसा हो जाएगा, इंडो मतलब कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। कैसा प्रोसेस हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा। तो इस बात को याद रखेंगे कि अगर आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और टेम्परेचर कम है उस एक्सोथर्मिक प्रोसेस का, तो उस समय पे प्रोसेस अपने आप होता है। हाई टेम्परेचर पे एक्सोथर्मिक प्रोसेस अपने आप नहीं होगा, ठीक है ना, वहाँ स्पॉन्टेनिटी उसकी चली जाएगी। नेक्स्ट अगला क्या है कि अगर डेल्टा एच मेरा नेगेटिव है और डेल्टा एच भी मेरा नेगेटिव है, ठीक है ना, दोनों को दो नेगेटिव, वही वाली ऊपर वाली कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन अब टेम्परेचर क्या हो गया, मेरा हाई हो गया, मतलब टी डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। यानी कि एक ऐसी इक्वेशन जो कि एक्सोथर्मिक थी लेकिन टेम्परेचर आपने बहुत ज़्यादा हाई कर दिया, ठीक है ना, तो वो इक्वेशन कैसी हो गई, नॉन स्पॉन्टेनियस हो गई। जी कैसा हो गया, पॉजिटिव आ गया। तो आप जो पहले सोच रहे थे कि मेरी इक्वेशन अगर एक्सोथर्मिक है तो अपने आप होगी ही होगी, काम तो अपने आप हो रहा है क्योंकि वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, अपने आप करेगा काम, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वहाँ पर वो काम अपने आप नहीं होगा। बहुत ज़्यादा ये समझने वाली बात है कि अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, प्रोसेस मेरा एक्सोथर्मिक है, फिर भी ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगा क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और टी डेल्टा एस की वैल्यू माइनस डेल्टा एस से इसकी जो पॉजिटिव वैल्यू है वो नेगेटिव वैल्यू से ज़्यादा होगी। तो मेरा डेल्टा जी कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया, और पॉजिटिव आ गया तो वो प्रोसेस अपने आप नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर प्लस दोनों के दोनों की साइन कैसे हैं, पॉजिटिव है, मतलब डेल्टा एच भी पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है। अब देखो ध्यान से, ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है इस समय पे मेरा क्या है, इस कॉन्फ़िगरेशन में मैं ध्यान से देखता हूँ, ठीक है ना, इस कॉन्फ़िगरेशन में मैंने क्या किया, इस कॉन्फ़िगरेशन में मैंने डेल्टा एच को पॉजिटिव रख दिया है, ठीक है। मेरी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिस समय पे मेरा टेम्परेचर बहुत लो है, ठीक है ना, और डेल्टा एच मेरा कैसा है, ये भी पॉजिटिव है। अगर लो टेम्परेचर होगा तो ये नेगेटिव वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी, जो टी डेल्टा एस की वैल्यू होगी वो क्या होगी, बहुत छोटी नेगेटिव होगी, ठीक है ना, छोटी होगी किससे, डेल्टा एच से, और नेगेटिव होगी। तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, मेरा पॉजिटिव आ जाएगा। अगर मेरा ओवरऑल आंसर पॉजिटिव आया, दैट इज ओवरऑल आंसर पॉजिटिव आया, तो ये कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। और वैसे भी एंडोथर्मिक प्रोसेस तो आप सोचते हो ना कि नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, तो वो हो भी गया, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर आपका बहुत लो था। अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस का आप टेम्परेचर क्या कर दो, हाई कर दो, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस जिसका टेम्परेचर अगर आप हाई कर दो और उसकी इंट्रोपी कैसी हो, पॉजिटिव हो, अगर उसकी एंट्रोपी पॉजिटिव हो, उसका टेम्परेचर हाई कर दोगे तो टी डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। अब नेगेटिव हाई टी डेल्टा एस की वैल्यू डेल्टा एच से क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, मतलब इसकी वैल्यू, मतलब कि क्या बेटा, मतलब कि इसकी वैल्यू जो आपका डेल्टा जी है यहाँ पर, इसकी वैल्यू बेटा, ये जो डेल्टा जी है इसकी वैल्यू ध्यान से देखेंगे, जो डेल्टा जी है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या हो रही है इस समय पर, ये पॉजिटिव, मतलब डेल्टा एस तो मेरा पॉजिटिव था ही था, डेल्टा एस भी मेरा क्या था, पॉजिटिव था, इसकी वजह से ये वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव, और यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू क्या हो गई, हाई हो गई, ये वैल्यू हाई हो गई, ये वैल्यू नीचे चली गई। तो अब ओवरऑल आप जब देखोगे तो डेल्टा जी कैसा आएगा, आपका नेगेटिव आएगा, और इस केस में अगर आपका डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। यानी कि एक एंडोथर्मिक प्रोसेस जिसमें आपको हीट देनी पड़ती है वो प्रोसेस अपने आप हो रहा है, ठीक है ना, वो प्रोसेस अपने आप हो रहा है, क्यों, क्योंकि सराउंडिंग या सिस्टम का टेम्परेचर क्या है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है ना। हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इस समय बहुत ज़्यादा है, तो किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर टेम्परेचर ऑलरेडी ज़्यादा हो सराउंडिंग का, जिसकी वजह से ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये जो प्रोसेस होगा ये क्या होगा, ये अपने आप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। आपने क्या किया, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस को अपने आप करने पे मजबूर कर दिया, क्यों, क्योंकि आपने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। और वैसे भी अगर आप हीट करोगे किसी भी प्रोसेस में तो वह क्या होगा, वो प्रोसेस अपने आप होना शुरू हो जाएगा, चाहे वो एंडोथर्मिक हो चाहे वो ना हो। अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि डेल्टा, और याद रखेंगे इसमें डेल्टा एस हमारा इंक्रीज हो रहा था, अगर डेल्टा एस इंक्रीज नहीं होता टेम्परेचर बढ़ने पे, डेल्टा एस डिक्रीज हो रहा होता टेम्परेचर इंक्रीज में होने पे, तो उस समय पे क्या हो रहा होता, ये प्रोसेस हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाता।
ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने रेड मार्क लगाए हैं, जिन इसको नहीं, इसमें नहीं, इन दोनों में मैंने रेड मार्क लगाए हैं, वो इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये जस्ट ऐसे हैं जो कि आप रेगुलरली पहले ये सोचते थे कि इन प्रोसेस में क्या होगा, ये प्रोसेस अपने आप नहीं होंगे, लेकिन आपने देखा कि क्या, कि एक ऐसा एक्सोथर्मिक प्रोसेस जिसका टेम्परेचर जो बहुत हाई टेम्परेचर पे हम करवा रहे थे वो नहीं हुआ अपने आप, और जबकि एक ऐसा प्रोसेस जो एंडोथर्मिक था बहुत हाई टेम्परेचर पे हमने कराया तो वो हो गया। इसी को ली चैटलेस प्रिंसिपल कहते हैं, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये बहुत ध्यान से आप याद रख लो कि ये ऐसे प्रोसेस होते हैं कि जो कि एंडोथर्मिक होते हैं और फिर भी अपने आप हो जाते हैं क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है, और ऐसे प्रोसेस भी होते हैं जो कि एक्सोथर्मिक होते हैं लेकिन टेम्परेचर बहुत हाई होने की वजह से वो नहीं होते हैं। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट केसेस, मैं आपके मार्क भी कर रखे हैं और यहाँ पे मैंने इसका मार्क भी लगा रखा है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट केसेस हैं। तो आप भी ऐसे ही मार्क लगा के अपने उस कॉपी में लिखोगे, ठीक है ना। तो ये तो हमने अब सारी की सारी इसके बारे में बातें जान रही हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी हमारी कैसे काम आती है, कब किस केसेस में कौन कौन से केसेस ऐसे बन सकते हैं कि हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। इससे हमें ये पता चल चुका है कि स्पॉन्टेनिटी क्या कहती है, ठीक है ना। तो स्पॉन्टेनिटी के बारे में पढ़ें, इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं, थोड़े से कुछ क्वेश्चन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखते हैं एक, ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर, यस, हाँ। तो इंथैल्पी एंड एंट्रोपी चेंज ऑफ अ रिएक्शन एट 40 किलो जूल पर मोल एंड 108 जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। तो आपको क्या दिया है, इंथैल्पी दी है, एंट्रोपी दी है, ठीक है ना। और आपसे बोला गया कि आपको क्या प्रेडिक्ट करना है, फिजिबिलिटी चेक करनी है कि 27 डिग्री सेल्सियस पे, 97.4 डिग्री सेल्सियस पे और 127 डिग्री सेल्सियस पे इसकी फिजिबिलिटी क्या होगी, कि क्या ये प्रोसेस होगा या नहीं होगा। आपको स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताना है। तो यू हैव टू कमेंट ऑन द spontaneity if the temperature is taken to be 27 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर taken to be 97.4 डिग्री सेल्सियस और 127 लिया गया है। तो एक रिएक्शन में आपको ये क्या दिया हुआ है, दिस इज इंथैल्पी, ये डेल्टा एच दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है, डेल्टा एच दिया हुआ है। तो चेंज, इंट्रॉपी चेंज और इंथैल्पी चेंज बताया, तो दोनों के दोनों कैसे बताया मैंने आपको, पॉजिटिव बता दिए, ठीक है ना। दोनों के दोनों कैसे बताया मैंने आपको, पॉजिटिव बताया। तो आप इसको क्या करोगे, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस करोगे और आप निकाल के देखोगे कि डेल्टा जी की क्या वैल्यू है और इसका सॉल्यूशन करोगे, ठीक है। समझ में आया आपको ये बात समझ में आई। अच्छा, ये क्वेश्चन आप करोगे। इसके अलावा आज आपको, अब कल आपको क्या करना है, आपको जो करके लाना है वो आपको सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करके लाने हैं। तो मैं अभी आपको असाइनमेंट दे दूंगा कि आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने के बाद आप इस वीडियो के नीचे मेरे को कमेंट करके बताओगे कि आपको कौन सा क्वेश्चन मुझे बताना है। आज मैं वीडियो के कमेंट देखूंगा सारे के सारे, आज नहीं मतलब कल, वीडियो बनाने से पहले मैं कमेंट्स देखूंगा कल और परसों, मतलब आज क्या है, थर्सडे है, फ्राइडे और सैटरडे, ये 2 दिन हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज का डिस्कशन करेंगे। लेकिन तब करेंगे जब आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओगे सर ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आया समझ में, और वो फिर मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, वरना मैं आपको क्वेश्चन कोई भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है ना। अगर कोई भी मेरे को एक्सप्लेनेशन के लिए क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो मैं एक भी क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आई विल अज्यूम कि आपने सारे क्वेश्चन खुद कर लिए हैं एंड यू आर वेरी गुड इन अंडरस्टैंडिंग द थर्मोडायनेमिक्स, आपको एकदम सबसे सही समझ में आई है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं हम लोग ये C2H4 नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन दो तो करना ही करना है और आपको आज क्या अटेम्प्ट करना है, और कल मैं इन दोनों क्वेश्चंस को तो डिस्कस करूंगा, साथ में वो क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा जो भी आपके क्या होंगे, डाउटफुल क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमने यहाँ पर क्या दिया हुआ है, C2H4, दैट इज क्या दिया हुआ है, इथीन दी हुई, इथीन प्लस क्लोरीन गिव्स क्लोरोइथेन, ठीक है ना, डाइक्लोरोइथेन एक्चुअली देता है, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन हुई है हमारी, ठीक है ना। इस रिएक्शन में डेल्टा एच और डेल्टा एस बता दिया गया है आपको कि ये डेल्टा एच है, ये डेल्टा एस है। आपको इस रिएक्शन में बताना है इज दिस रिएक्शन फेवर्ड बाय द एंट्रोपी, इंथैल्पी और बोथ द। अब आपको बताना है क्या इंट्रोपी इस रिएक्शन को होने के लिए हेल्प कर रही है या इंथैल्पी हेल्प कर रही है या दोनों हेल्प कर रहे हैं या फिर कोई नहीं हेल्प कर रहा है, ये आपको बताना है और अपना रीजन बताना है कि क्यों कर रहा है, क्या कैसे कर रहा है, ठीक है ना। कि क्या डेल्टा एच की वजह से ये रिएक्शन होने वाली है या डेल्टा एच की वजह से रिएक्शन होने वाली है। सेकेंड इज फाइन डेल्टा जी एट 300 केल्विन। तो डेल्टा जी आपको निकालना है कितना, 300 केल्विन पे निकालना है। तो आप डेल्टा जी की वैल्यू निकालोगे, एच माइनस टी डेल्टा एच से फॉर्मूला लगाओगे, टी आपको पता दिया है, एच भी डेल्टा एच भी पता है, डेल्टा एच भी पता है, तो आप ये निकालोगे और बताओगे कि इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है ना। तो दीज आर द 2 क्वेश्चंस, ये प्लीज़ डू दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक, ठीक है ना। एंड वी विल स्टडी अबाउट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी इसके बाद, ठीक है ना। क्या होती है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टैंडर्ड हम तभी कहते हैं जब क्या, हम कोई भी काम क्या कर रहे हो, एक पर्टिकुलर गिवन स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर कर रहे हो तो उसको हम स्टैंडर्ड बोल देते हैं। तो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी को हम डेल्टा जी नॉट से डिफाइन करते हैं। किससे डिफाइन करते हैं, डेल्टा जी और एक ऊपर यहाँ नॉट लगा देते हैं, ये मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, ठीक है ना। तो एक रिएक्शन की बात करूँ तो एक रिएक्शन के लिए निकालना तो मेरे को डेल्टा जी नॉट रिएक्शन लिख दिया मैंने। तो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन फ्री एनर्जी, कितना फ्री एनर्जी में चेंज, विच टेक्स प्लेस व्हेन द रिएक्टेंट इज इन द
in the standard state, that is 1 atm and 298 Kelvin are converted into the products in the standard state. मतलब हमारे प्रोडक्ट भी स्टैंडर्ड स्टेट पे होने चाहिए, मतलब प्रोडक्ट का टेम्परेचर और प्रेशर भी यही होना चाहिए और रिएक्टेंट का टेम्परेचर प्रेशर भी यही होना चाहिए। अगर ऐसा आएगा तो आपको जो डेल्टा जी है, डेल्टा जी जो आएगा वो क्या, आप क्या ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा फॉर्मेशन ऑफ जी प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा फॉर्मेशन ऑफ जी रिएक्टेंट, जो कि हम ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं। किसमें, इससे पहले भी हम लोग इसको हमने हेस लॉ में देखा है, ठीक है ना, इसको हेस लॉ में देखा है हमने। तो डेल्टा आर जी नॉट इज इक्वल टू सिग्मा समेशन ऑफ डेल्टा एफ जी नॉट प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी नॉट रिएक्टेंट्स, ठीक है ना। तो जो फॉर्मेशन प्रोडक्ट की लगी वो इंट्रॉपी, वो हमारी गिब्स फ्री एनर्जी माइनस ये वाली गिब्स फ्री एनर्जी जो रिएक्टेंट में है वो किसके बराबर आएगी, वो गिब्स फ्री एनर्जी के बराबर आएगी जो एक्चुअल गिब्स फ्री उस रिएक्शन की है, ठीक है ना। वो भी सब कुछ स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है मैंने, ठीक है ना। और रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड एंड इक्विलिब्रियम, अब स्टैंडर्ड और इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है कि अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो हम लोग लिखते हैं कि जो हमारा ओरिजिनल क्या होता है, जो मेरा जो इस समय कोई एक गिवन स्टेट है, मान लो उस समय पे अगर मैं ये देखूं कि डेल्टा आर जी कितना है, तो डेल्टा आर जी कितना आता है उस समय पर, मेरा आता है डेल्टा आर जी नॉट जो भी स्टैंडर्ड पे वैल्यू होगी प्लस आर टी एल एन क्यू। वे व्हाट इज दिस एल एन क्यू, ये क्या है, ये कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है किसका, हमारी रिएक्शन का, ठीक है ना। मतलब रिएक्शन कांस्टेंट है एक तरह से। रिएक्शन कांस्टेंट क्या होता है बता देता हूँ कि अगर आप क्या करो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की पावर उसके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर उसके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, ठीक है ना। तो मान लो कि एक रिएक्शन ऐसी हो रही थी, एम ऑफ आर रिएक्टेंट गिव्स एन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। तो मेरा क्यू जो आएगा वो पी की पावर है ना, आर की पावर एम आएगा। आर भी 3 4 हो सकते हैं और पी भी ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो वो हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं। अभी इसको ज़्यादा जानना नहीं है, बस ये जानना है कि ये कांस्टेंट होता है जो कि ये बताता है कि किस रेट से रिएक्शन होगी। तो ऐसे हम डिफाइन करते हैं किसको, हमारे क्या कहते हैं स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी और इसके रिलेशन को, किसके रिलेशन को, गिब्स फ्री एनर्जी के रिलेशन को। अब एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करूँ तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे मैंने अभी आपको बताया कि डेल्टा जी हमारा क्या होता है, जीरो होता है। तो डेल्टा जी मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, जीरो लिख दिया। तो यहाँ पर मैंने इसको जीरो लिख दिया। तो डेल्टा आर जी नॉट जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो किसके बराबर होगा, एल टी एल एन के। यहाँ के क्या है, के इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम, मतलब क्यू एट इक्विलिब्रियम को हम क्या लिखते हैं, के के बराबर लिखते हैं। इसको कई बार के सी भी लिखते हैं लोग, ठीक है ना। तो इट इज डिनोटेड एट के और के सी। तो के सी को हम किसके बराबर रख देंगे, डेल्टा आर जी माइनस आर टी एल एन के, और के को जब हमने एंटी लॉग लगाया तो कितना निकलेगा, ई टू द पावर माइनस डेल्टा आर जी बाय आर टी, ठीक है ना। या फिर अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें, ई को अगर 10 की पावर में कन्वर्ट कर दें तो 10 टू द पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन 2.303 आर टी। हमें पता है कि एल एन के को जब हम एल एन 10 में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस 2.303 आर टी लॉग 10 बेस के सी, ऐसे लिख सकते हैं। तो जब इसका एंटी लॉग लेंगे तो 10 की पावर में आता है, ठीक है ना। तो दिस इज़ द ओवरऑल कैलकुलेशन जो कि आपको करनी है, ठीक है ना। आई होप ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ रही होगी मैंने क्या किया है, ठीक है ना, कैसे रिलेशन निकाला है। इसके अलावा डेल्टा जी नॉट को हम और कैसे निकाल सकते हैं, डेल्टा जी नॉट को हम और एक से निकाल सकते हैं कि डेल्टा जी नॉट इज रिटर्न एज डेल्टा रिएक्शन ऑफ एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस। तो मैंने डेल्टा जी इजल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है, अगर नॉट लगा दूंगा तीनों जगह तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। तो उससे एक रिलेशन और बन के आया, क्योंकि मेरे को पता था डेल्टा जी नॉट किसके बराबर था, आर टी एल एन के बराबर था। तो मैंने क्या किया, आर टी एल एन के लिखा, माइनस साइन को इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना। तो इसको मैं एक बार आपके सामने दोबारा कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा है मैंने, और डेल्टा आर जी नॉट मेरे को ऑलरेडी पता कितना है, माइनस आर टी एल एन के बराबर था, ठीक है ना। तो मैं इसकी जगह माइनस आर टी एल एन के लिख देता हूँ, एल एन के लिख देता हूँ। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेल्टा आर प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा टी डेल्टा एस नॉट, ठीक है ना, ये लिखा मैंने। तो मैंने लिखा एल एन के इज इक्वल टू डेल्टा आर एच माइनस एल एन के इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा आर एस नॉट अपॉन आर टी, ये लिख दिया मैंने। और अब मैंने माइनस साइन अगर शिफ्ट किया तो इधर ये क्या बन के आएगा, ये वही वाला रिलेशन बन के आएगा जो मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। माइनस साइन अंदर शिफ्ट करूँगा तो ये जस्ट पलट जाएंगे, ठीक है ना, और ये रिलेशन ऐसा आ जाएगा। तो ये एक और रिलेशन आ गया। तो दिस इज़ द फाइनल रिलेशन बिटवीन द एल एन के एंड आर टी, ठीक है ना, सॉरी एल एन के और ये डेल्टा एच और डेल्टा एस के का जो रिलेशन आया हमारा, ठीक है ना। इस रिलेशन से हम लोग ये बता पाएंगे, जो भी हमें कैलकुलेशन करनी होगी डेल्टा जी की वो इससे करेंगे, ठीक है ना। तो
इसी रिलेशन के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है ना। टुडे वी हैव फिनिश द थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर को हमने फिनिश कर दिया है आज, ठीक है ना। ये बताते हुए कि कि क्या क्या हमने क्या कैसे कैसे हम लोग चेंज इन जो भी हमारी एनर्जी हो रही है या फिर टेम्परेचर चेंज हो रहा है उसकी वजह से मेरे सिस्टम में क्या क्या चेंज आ रहा है हम ये बता सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस अपने आप होगा कौन सा नहीं होगा। स्पॉन्टेनिटी के बारे में बता सकते हैं क्योंकि हमें गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में बताया। हमने इंट्रॉपी के बारे में जाना कि इंट्रॉपी क्या होती है, रैंडमनेस होती है कि कौन सी चीज़ कैसी कितना रैंडमनेस कितनी रैंडम है कितनी नहीं है, वो डिपेंड करता है कि उसका टेम्परेचर कैसे बढ़ा, उसका प्रेशर बढ़ा है या घटा है, उसकी स्टेट क्या है, उसकी केमिकल रिएक्शन में क्या उसके साथ केसेस हुए हैं। ये सब हम देखते बताते हैं कि उसकी रैंडमनेस कैसी आई है, ठीक है ना। फिर उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ज़्यादा हार्ड स्ट्रक्चर बन गया तो उसकी रैंडमनेस कम हो जाएगी, कम हार्ड स्ट्रक्चर बनेगा तो उसकी मतलब उसकी हार्डनेस कम हो जाएगी तो उसकी एंट्रोपी इंक्रीज कर जाएगी। ये सब हमने देखा। मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आपके सामने करवाए, आपको कई सारे क्वेश्चंस कराए मैंने इससे रिलेटेड, ठीक है ना। तो मैं चाहूँगा कि आप ये सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक बार रिवाइज कर लें, अच्छे से लिख लें। और आई होप कि आप लोग सबके सब कल नेक्स्ट क्लास में क्या करके लाओगे, अपना एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगा के आओगे। यू विल डू द एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ NCERT, ठीक है ना। NCERT के एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे आप, ये आपका असाइनमेंट रहेगा। तो मैं आपको असाइनमेंट में लिख के भी भेज दूंगा कि आपको एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने हैं NCERT के, वो आप करेंगे और मेरे उससे डाउट्स पूछेंगे जो आपको डाउट होते हैं। दूसरी चीज़ ये कि आपको थर्मोडायनेमिक्स में जो भी आपके न्यूमेरिकल जो अभी आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे NCERT के, तो वो मैक्सिमम आपको आपके नोट्स में मिल जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली मैंने आपको सारे नोट्स में लिखवाए होंगे, वो ऐसा नहीं होगा कि शायद ही कोई होगा एक आधा जो आपने न्यूमेरिकल वो थ्योरेटिकल जो होगा वो नोट्स में ना लिखा हो। तो मतलब वो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि किसी के बीच में डिफरेंशिएट करना हो या कुछ किसी और का रिलेशन देखना एक दूसरे से, जो आपने दो डेफिनेशन लिख रखी है उसकी वजह से तीसरा क्या उसका इन्फ्लुएंस क्या निकला वो पूछा हो, तो वो आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना। और इसमें से मोस्ट प्रोबेबली सारा पार्ट आपके में है ही, कोई पार्ट मैंने छोड़ा नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स में हमने सब कुछ कवर किया है, जो नहीं भी था वो मैंने सारा कवर किया है, ठीक है ना। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप सारे क्वेश्चंस करोगे, ठीक है ना। और यू हैव टू टाइम फॉर टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो टू आस्क द डाउट्स ऑफ योर थर्मोडायनेमिक्स फ्रॉम मी, ठीक है ना। आप मेरे को सारे डाउट पूछो और अपना काम कंप्लीट करो। टिल देन थैंक यू। और कोई अगर आपका डाउट है तो आप ज़रूर मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करा करो, ठीक है ना। आप अगर नीचे वीडियो के डाउट नीचे कमेंट करोगे तो मैं आपको वहाँ पर डाउट्स बताऊंगा। अच्छा, कल मैंने 4 क्वेश्चन पूछे थे, उसके बारे में ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। ये मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, आई डोंट नो कि किसी ने करा है या नहीं करा है। ये सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको जो दिया था, फर्स्ट वाला तो आपने कर लिया, सेकंड वाला क्वेश्चन कई बच्चों ने नहीं किया है क्योंकि इसका आंसर नहीं लिखा होगा था। जो आंसर लिखा होगा तभी करोगे, नहीं करोगे खुद से। देखो चलो इसमें देखते हैं। तो इसमें डेल्टा एस हमें चेक करना है, हमें देखना है कि इंट्रॉपी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। कोई चीज़ लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगी तो क्या होगा, इन वॉल्यूम का इसका ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यस वॉल्यूम बढ़ जाएगा। क्या पार्टिकल्स में रैंडमनेस बढ़ेगी, यस। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा दो पार्टिकल्स के बीच में तो डेल्टा एस इंट्रॉपी क्या होनी चाहिए, इंट्रॉपी होनी चाहिए इंक्रीज। और अगर इंट्रॉपी इंक्रीज होगी तो डेल्टा एस कैसा आएगा आपका, पॉजिटिव। तो आपको डेल्टा एस के बारे में बताना था, इसमें डेल्टा एस कैसा आया, पॉजिटिव। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। N2 कितने ATM पे था, 10 ATM पे था। अब N2 कितना हो गया, 1 ATM पे हो गया। मैंने आपको पहले भी बताई ये बात कि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा, पार्टिकल्स ज़्यादा पास में आएंगे, टोटल ओवरऑल वॉल्यूम कम हो जाएगा। अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम में रैंडमनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वो पार्टिकल्स पास में आके लग जाएंगे। अब वो हिल नहीं सकते, प्रेशर बढ़ चुका है, ठीक है ना। उनके मूवमेंट की कैपेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। जब फॉर एग्जांपल आप ऐसे सोच सकते हो कि आप एक रूम में हो, रूम में अपने अगर बच्चे भरते जाऊँगा और फुल कर दूंगा रूम को तो आप हिल भी नहीं पाओगे, क्योंकि मैंने क्या किया, मैं क्या कर रहा हूँ, एक तरह से प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं रूम का साइज तो छोटा नहीं कर सकता लेकिन अंदर पार्टिकल्स को डाल डाल के क्या कर उसका प्रेशर बढ़ा सकता था। दूसरा तरीका क्या था कि अगर आप क्या करो, एक सिरिंज ले लो और सिरिंज के एक साइड को आप ब्लॉक कर दो अपनी उंगली से, दूसरी तरफ से सिरिंज को दबा प्रेस करना शुरू करो। तो जब आप बहुत ज़्यादा प्रेस करोगे उसके बाद क्या होगा, जो अंदर का प्रेशर बढ़ गया तो वो पार्टिकल्स जो है वो जो हिट कर रहे होंगे वो और ज़्यादा कंप्रेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि क्या हो गया, क्योंकि वो बहुत पास आ चुके हैं, ठीक है ना। जब एक बार पार्टिकल्स बहुत पास आ जाते हैं तो उसके बाद वो और कंप्रेस नहीं होते। जब जगह नहीं बची तो कंप्रेस कैसे होंगे, और जगह नहीं बची इसका मतलब कि बीच में स्पेस खत्म हो गई है। स्पेस खत्म हो गई इसका मतलब क्या हुआ, स्पेस खत्म हो गई इसका मतलब क्या होगा, एस जो होगा वो क्या आ जाएगा हमारा, इंक्रीज। इस अगर उल्टा होता तो एस डिक्रीज करता, लेकिन हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रेशर मैं कम कर रहा हूँ।
अब अगर मैं प्रेशर कम करूँगा तो क्या होगा, उसकी स्पेस बढ़ेगी, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से क्या हो जाएगा, डेल्टा एस फिर से कैसा आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस में लिखा हुआ है सी ऑफ गैस प्लस H2O ऑफ गैस गिव CO ऑफ गैस एंड H2O ऑफ गैस। तो हम देखते हैं क्या हुआ, क्या डेल्टा एन जी इसका इसका डेल्टा एन जी क्या था, जीरो से ज़्यादा था, जीरो से कम था। एक चीज़ गड़बड़ी करिए, यहाँ पर लिक्विड है, ठीक है ना, यहाँ लिक्विड है। H2O कैसा था हमारा, लिक्विड था। तो ये गैसेस है, कार्बन मेरा गैसेस था, H2O लिक्विड था, इसकी जब रिएक्शन कराई तो हमारा CO गैस और H2 गैस मिला। तो डेल्टा जी कैसा आया हमारा, ग्रेटर देन जीरो आया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या, डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो आया। मैंने आपको पहले भी बात करी थी कि जब भी रिएक्शन में देखते हैं तो क्या देखते हैं, डेल्टा जी को देखते हैं। अगर डेल्टा जी जीरो से ज़्यादा आता है तो क्या हुआ, एंट्रोपी इंक्रीज करती है, डेल्टा एस फिर से कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। और लास्ट जो देखेंगे क्या लिखा हुआ है, आयरन का पहले टेम्परेचर कितना था 400 केल्विन, अब टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन। टेम्परेचर डिक्रीज तो क्या होगा, एंट्रोपी डिक्रीज, एंट्रोपी टेम्परेचर डिक्रीज तो एंट्रोपी डिक्रीज, एंट्रोपी डिक्रीज तो डेल्टा एस कैसा आएगा, नेगेटिव। तो इसमें इन तीन केसेस में डेल्टा एस कैसा था, पॉजिटिव था, और आखिरी वाले केस में डेल्टा एस क्या, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर मेरा कम हो गया। टेम्परेचर कम होने पे क्या होता है, हमारी पार्टिकल्स की जो रैंडमनेस है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। रैंडमनेस कम क्यों होती है, क्योंकि उसके बाद एनर्जी कम है, मूवमेंट कम करेंगे तो एंट्रोपी कम होगी, एंट्रोपी कम होगी तो डेल्टा एस नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। These were the answers to the question that were asked yesterday. I hope you will solve the exercise questions of thermodynamics, and do ask me the doubts of your exercise questions, and do the questions also that I have given you for the practice, the two questions that for the practice of Gibbs free energy, calculation of Gibbs free energy. Thank you.